हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप कक्षा 10वीं की छात्र या छात्राएं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज जो हम जिस टॉपिक का बात करते हैं तो इन टॉपिक से या इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लास के अंदर। तो हमने इससे पहले 2 क्लास आपके सामने ले चुका है। यह मेरा तीसरा क्लास है जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया वाला। इन्हीं चैप्टर का ये तीसरा क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। उस दिन जो हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका, पहला पढ़े थे अवस्थाओं में परिवर्तन, दूसरा पढ़े थे रंग में परिवर्तन, तीसरा पढ़े थे ताप में परिवर्तन और चौथा पढ़ चुके थे हम लोग गैस का उत्सर्जन। तो इनमें से इनको डिफाइन कर चुके हैं कि अवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो अब हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रंग में परिवर्तन। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि रंग में परिवर्तन कैसे हम पहचानेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले इनका इंग्लिश बोलेंगे तो चेंज इन कलर, यानी रंग में परिवर्तन। किस प्रकार से रंग में परिवर्तन होता है इनको जानते हैं। डिफिनेशन देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है, यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जैसे अगर बात करें कॉपर सल्फेट, जिसको बोलते हैं CuSO4, ये इसका सूत्र होता है कॉपर सल्फेट का। अब इस कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग आपको पता होनी चाहिए कि नीला कलर का होता है, यानी नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग होता है। परंतु लोहे की कील, यानी आप जो कांटी अपने भाषा में बोलते हैं, ये आयरन होता है, लोहा होता है। इस कील को, लोहे की कील को जल के अंदर डालने पर, या ये बोले कि लोहे की कील को इस विलयन के अंदर डालने पर, विलयन के अंदर डालने पर उसका रंग भूरा हल्का हरा हो जाता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन हुआ। यानी आप आसान भाषा में ये समझे, जब किसी कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर हम लोहे की कील को डालेंगे तो उस लोहे की कील को डालने की वजह से उस विलयन का रंग में प्रभाव पड़ेगा, यानी विलयन का रंग हल्का हरा हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे समीकरण भी लिख चुके हैं कि Fe की अभिक्रिया जब CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से होती है तो बनता है, थोड़ा ढका चले गया है, FeSO4 प्लस Cu बनती है। हम ये भी कह सकते हैं ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये इससे अभिक्रिया किया तो कॉपर को अलग कर दिया और ये SO4 के साथ साझा कर लिया, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने डायग्राम लाए। अब डायग्राम के मदद से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके कॉपर सल्फेट का विलयन, अब इसके अंदर एक कील को डाला गया तो ये जो विलयन है थोड़ा नीला कलर का है। जब इसके अंदर कील डाले तो ये रिएक्ट करके अगला जो विलयन आपके सामने दिख रहा है ये ग्रीन कलर का है, यानी पूरा ग्रीन नहीं है, पूरा हरा नहीं है, थोड़ा हरा है लेकिन पूरा हरा नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें रंग का परिवर्तन हुआ है। अब अगला जो पढ़ेंगे हम लोग ताप में परिवर्तन, यानी चेंज इन टेम्परेचर, यानी ताप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ताप में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, आइए इनको जानते हैं कि ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसे हम लोग प्रबल अम्ल भी बोलते हैं, यानी मजबूत अम्ल, स्ट्रॉन्ग अम्ल। लेकिन HCl की बात करें तो HCl से थोड़ा ये कम मजबूत होता है, लेकिन इसे प्रबल अम्ल हम लोग कह सकते हैं। ये बैटरी में पाया जाता है, जो वाहन वगैरह होते हैं उनके अंदर जो बैटरी लगी होती है, इन बैटरियों में ये अम्ल डाला जाता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे अम्ल का थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अम्ल में दानेदार जिंक डालने पर पात्र गर्म हो जाता है, अतः अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है, यानी जैसा पहले था उसमें ताप में वेरिएशन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि ये ताप में परिवर्तन हुआ। अब इसका एक एग्जाम्पल हमने ले चुका है कि रासायनिक समीकरण इसका ले चुके हैं कि जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से होती है तो उसके बाद जो बनता है वो जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये ऊपर जो तीर दिख रहा है यहां से इसका मतलब हुआ कि गैस ऊपर यानी बाहर निकल रहा है। तो इस समीकरण से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ताप में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे डायग्राम लाए हैं, ये वाला आपका कंटेनर है, इसके अंदर है, इसके अंदर जिंक को डाला गया है, जिंक के दानेदार जिंक को डाला गया है। जब ये H2SO4 से रिएक्शन किया तो ये बनाया जिंक सल्फेट, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। आप इस एक्टिविटी के मदद से आसानी से समझ सकते हैं, ये जो छोटे छोटे हैं ये जिंक के दाने हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे तो अगला है आपका गैस का उत्सर्जन। अगला टॉपिक है गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है यानी गैस बाहर निकलता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो अभी आपको बताए कि जिसका सूत्र होता है H2SO4 में दानेदार जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। हाइड्रोजन गैस, या हाइड्रोजन गैस रिपीट हो गया है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसका एग्जाम्पल हमने लिख चुका है कि Zn की अभिक्रिया जब H2SO4 से होती है, यानी Zn की अभिक्रिया जब H2SO4 से हुआ तो ये जिंक सल्फेट बना और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ये देखिए आपका ये एक स्टैंड है। अब स्टैंड के अंदर ये आपका एक प्रखनली है। इस प्रखनली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के दाने डाले हुए हैं। अब इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। यहाँ पे दानेदार जिंक के टुकड़े डालने से तो इसमें कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तथा इसका बुलबुला भी बन रहा है। जब ये इस प्रखनली से होते हुए यहाँ आएगा तो साबुन के तरह, जिस तरह आप साबुन में देखते हैं, सर्फ में देखते हैं, फेन जैसा प्रतीत होता है। जब ये फेन बाहर जाता है, इसके सामने मोमबत्ती ले जाते हैं तो एक फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है यानी जलता है। कैसा आवाज आता है? तो फटफट जैसी आवाज आती है और इससे हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। हाइड्रोजन गैस से भरे ये साबुन के बुलबुले हैं और ये साबुन का विलयन है। ये जो कंटेनर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं विलयन। ये जो है साबुन का विलयन है। अब नोट में देख लेते हैं कि नोट में क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। हमने अभी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। एक शब्द समीकरण होता है, एक रासायनिक समीकरण होता है। जब किसी भी चीज को शब्द के रूप में लिखा जाता है उसे शब्द समीकरण, अगर उसे सूत्र के रूप में लिखते हैं उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। और रासायनिक समीकरण में आवश्यक स्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। चाहे वो ताप हो या दाब हो या उत्प्रेरक हो, इन सबको तीर के नीचे या ऊपर दर्शाते हैं। इसके साथ साथ एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखे। कभी कभी ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है, तो इनका परिभाषा याद रखना हमारे लिए जरूरी है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है यानी न तो बनता है और न ही विनाश। विनाश मतलब होता है कमी आना यानी खत्म होना। न तो बनता है अर्थात न तो विनाश होता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है यानी सुरक्षित रहता है, इसलिए इसे द्रव्यमान का संरक्षण के नियम कहते हैं। अब उसके साथ साथ एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको उत्प्रेरक बोलते हैं। इनका भी डिफिनेशन देख लेते हैं कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। ये भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी आप बोले तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है इनमें भाग नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया की वेग की दर को बदल देता है, यानी कभी घटा देगा या उसे बढ़ा देगा। इसी को बोलते हैं वेग की दर को क्या करना,
बदल देता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। आपने देखा होगा गांव समाज में एक ऐसे लोग होते हैं, किसी को ऊपर उठा देते हैं और किसी को नीचे उठा देते हैं। इसी के तरह इसका काम है कि किसी के गति को, वेग को बढ़ा देना और किसी के वेग को घटा देना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। चलिए आज हमारा क्लास यहीं तक, अब फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।